नमस्कार साथियों, एक बार फिर से कुमार मंगलम की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में इस श्रृंखला जो दूसरा हिस्सा है। पहले श्रृंखला में हम लोगों ने टूटी हुई बिखरी हुई कविता का पाठ किया था और अब टूटी हुई बिखरी हुई कविता को समझने का वक्त है। मैं आप लोगों के साथ इस कविता पर कुछ बातचीत करने के लिए प्रस्तुत हूँ। आप सभी जानते हैं कि टूटी हुई बिखरी हुई जो कविता है वह हिंदी की एक महत्वपूर्ण प्रेम कविता है। आप हिंदी की इससे पहले की कविता देखेंगे तो स्त्री पुरुष के संबंधों को लेकर के एक तरीके से देने का भाव, दाता का भाव शामिल रहा है। लेकिन इस कविता में जो शमशेर एक बड़ा काम करते हैं वो हिंदी कविता के उस प्रेमी के दाता रूप को अस्वीकार करते हैं। आप देखें कि इससे पहले की काव्य पंक्ति है जो अज्ञे की है। मैं डूबा नहीं उमड़ा उतराया, फिर भीतर दाता खिल आया, हंसा हंसकर तुम्हें बुलाया। लो यह स्मृति, यह श्रद्धा, यह हंसी, यह आहत स्पर्श पूत भाव, यह मैं, यह तुम, यह खिलना, यह प्यार, यह अडूब उमड़ना, सब तुम्हें दिया। शमशेर बहादुर सिंह के ठीक पहले के कवि या उनके समकालीन कवि जिस तरीके से कविता लिखते हुए प्रेम के दाता भाव को लेकर के काफी गौरवान्वित होते हैं, यह इसीलिए हिंदी की महत्वपूर्ण कविता बनती है टूटी हुई बिखरी हुई, कि इसमें प्रेमी का दाता भाव नगण्य है। शमशेर बहादुर सिंह के यहाँ खास करके टूटी हुई बिखरी हुई कविता में यह स्थिति दूसरी है। साफ साफ कहें तो अज्ञे से ठीक विपरीत प्रेम कविताओं में हमेशा स्त्री को पुरुष से ऊपर का दर्जा मिला है, वह भी अत्यंत मानवीय स्तर पर। उसमें प्रेम की आकांक्षा, तीव्रता तथा प्रेम की असफलता से उत्पन्न अवसाद, पीड़ा, व्यथा की संवेदनाएं, तीव्रता तथा जो प्रेम की जो संवेदना है उसके बावजूद रोमांटिक चेतना के भीतर बहुत कुछ वास्तविक भाव प्रसंग तथा प्रसंगों के भीतर आसपास से अथवा कभी कभार बाहर से आए संदर्भ भी, उसके सूक्ष्म कलात्मक टकराहट से जो पैदा होता है प्रेम, उसका आत्मीय संसार जिसे केवल अनुभूति के रूप में महसूस किया जा सकता है, उससे उलट शमशेर की यह कविता एक आत्मीय समानांतर भाव की कविता में तब्दील हो जाती है। वास्तविक संवेदनाएं और कविता एकाकार होकर सघन, ठोस तथा जीवंत बिंब देती है। इन कविता में न शिकायत है न दाता की मुद्रा, जो कुछ है बस कविता है। आप जब टूटी हुई बिखरी हुई कविता से गुजरते हैं जो कि खालिस प्रेम की कविता है, हिंदी की गिनी चुनी प्रेम कविताओं में बिल्कुल अलहदा, एक अलग किस्म की इसलिए कि शमशेर ने वैसा कुछ भी नहीं किया जैसा अज्ञे ने किया अथवा इसके पहले के कवियों ने किया। जैसे आप इनसे पहले की कवियों की कविताओं को देखेंगे तो आप याद कीजिए ये कविता, क्षण भर हम रहे न रहे, रहकर भी सुने गूंज भीतर के सुने सन्नाटे में, किसी दूर सागर की लोल लहर की, क्षण भर तुम्हें निहारूं अपनी जानी एक एक रेखा पहचानूं, चेहरे की, आंखों की, अंतर्मन की और हमारी साझे की अनगिन स्मृतियों की। अथवा भारत भूषण अग्रवाल की उस कविता को याद कीजिए, अभी मीठी नींद की सुधिशेष है मेरे दृगों में, और सपनों की मधुरिमा से रंगा है फूल सामन सहज हल्का। यानी कि जो स्मृतियां हैं, जो शमशेर के पूर्ववर्ती कवियों या उनके समकालीन कवियों के यहाँ जो स्थितियां मौजूद हैं, वह अमूमन आत्मीय नहीं, एक दर्शक भाव की, एक देने की भाव की है। जबकि शमशेर की यहाँ खास करके टूटी हुई बिखरी हुई जो कविता है उसमें जो प्रेम कविताओं के सिलसिले में एक कलात्मक कुशलता होती है वह मौजूद नहीं है, बल्कि शमशेर की कविताओं में एक ऐसा व्यक्तित्व पैदा होता है जो आत्यांतिक प्रेमी है, जो विशुद्ध प्रेमी है और प्रेम के अलावा, प्रेमी के अलावा और कुछ भी नहीं।
वह रोता है, आंसुओं की नुमाइश नहीं लगाता, घोषणा नहीं करता कि देखो मैं तुम्हारे प्यार में मर रहा हूँ, और यह भी नहीं कि तुम नितांत अस्तित्वहीन थी, मेरी कृपा से तुम्हें व्यक्तित्व मिला। यह ऐसा शमशेर के यहाँ मौजूद नहीं है। वह बार बार सामने वाले के, अपने प्रेमी के अस्तित्व को भी अपने समकक्ष, अपने बराबर रखते हैं। इस कविता पर प्रतिक्रिया देते हुए रघुवीर सहाय ने कभी लिखा था, इस कविता से एक बार गुजर जाने पर एक अद्वितीय अनुभव हुआ, जैसे प्रेम है पूरे शरीर और मन की कार्यवाही, वैसे ही प्रेम की कविता भी है। कवि के साथ का सारा अनुभव संसार और कविता प्रक्रिया एक दूसरे से भिन्न नहीं है, एकमेक हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। पूरी कविता जो इससे पहले आपने सुना है, उसके कुछ अंशों से मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखिए, जब शमशेर इस कविता में हाँ तुम मुझसे बोलो जैसे मेरे दरवाजे की शर्माती चूलें सवाल करती हैं बार बार मेरे दिल के अनगिनती कमरों से, तो एक आपसदारी का संबंध निर्मित होता है, एक बराबरी का संदर्भ निर्मित होता है। जब वे लिखते हैं, आसमान में गंगा की रेत आईने की तरह हिल रही है, मैं उसी में कीचड़ की तरह सो रहा हूँ और चमक रहा हूँ कहीं न जाने कहाँ। तो अपने प्रेम से अपने प्रेमी को अलग करने का, अपने प्रेम से अपने प्रेमी को विशिष्ट न बनाते हुए अपने को एक ऐसी स्थिति में ला करके खड़ा करना जहां शमशेर खालिस प्रेमी बनते हैं। आप देखो, जब वे लिखते हैं इस कविता में, हाँ तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं जिनमें वह फंसने नहीं आती, जैसे हवाएं मेरे सीने से करती हैं जिसको वह गहराई तक दबा नहीं पाती। तो शमशेर के लिए यहाँ जो प्रेम है वह एक जीवन द्रव्य में तब्दील हो जाता है, जीवन का कारण बन जाता है। वह जीवन को कष्ट नहीं देता, वह जीवन के लिए एक जीव तत्व की तरह, एक जीवन तत्व की तरह, एक जीने के अनिवार्य अंग की तरह प्रेम मौजूद है। इतनी समझ और कुशलता प्रेम कविताओं को लिखते हुए कम कवियों में होती है। बेहद सादे लहजे में अपने समूचे अनुभव का प्रभाव या प्रेम में व्यतीत हो जाने पर उदास रंगीन स्मृतियों का उल्लेख जिस ताजगी से शमशेर के यहाँ मिलता है और हम उसमें बराबर के भागीदार बनते जाते हैं, वह बिल्कुल इसी कविता की पंक्ति की तरह कि कबूतरों ने एक गजल गुनगुनाई, मैं समझ न सका रदीफ काफिए क्या थे, इतना खफीफ इतना हल्का इतना मीठा उनका दर्द था। तो देखिए, इस कविता में शमशेर जब अपनी बात करते हैं, प्रेम की वह दृश्य लाते हैं, तो हम उसके भी भागीदार बनते हैं। और ठीक उसी तरह कबूतरों ने एक गजल गुनगुनाई, यानी कि वो बहुत स्पष्ट नहीं है, प्रेम की बातें बहुत खुली हुई नहीं है, बहुत जोर से, बहुत चीख चिल्ला करके नहीं कहा गया है, मैं समझ न सका रदीफ काफी क्या। प्रेम की बातों में एक ऐसी स्थिति है कि बहुत अस्पष्ट स्मृतियां हैं। शमशेर बहुत शराफत से अपनी भूल को स्वीकार करते हैं और यह भूल ही इस कविता की मुख्य विशेषता बन जाती है। अगर कहीं रदीफ काफिया सुन लिया होता तो निश्चित था कि वह इतना खफीफ, इतना हल्का और इतना मीठा दर्द करने वाला नहीं होता जो कि हाथ से छूट जाता, परिणाम बुरा होता। कविता में निरंतर पैदा हो रहे व्यक्तित्व की ऊर्जा धूमिल होने लगती। यानी कि इस कविता की जो एक तासीर है वह दोनों के व्यक्तित्व को एक समानांतर रूप दे करके, यहाँ हीन भय जलमीन अधीन कछु मो अकुलानि समाने नीर स्नेह को लाय कलंक भा कायर व त्यागत को प्राणे वाली बात नहीं है। देखिए, जब हम कविता पढ़ते हैं तो कविता की एक वाचिक परंपरा होती है, उस परंपरा में एक कवि क्या नया दे पाता है यह भी देखने की कोशिश करनी चाहिए। आपको जो ये उद्धरण मैंने सुनाया ये घनानंद का है, जो कि रीति काल से संदर्भित है। वहाँ प्रेम और प्रेमी का संदर्भ कैसा है, भक्ति काल में प्रेम और प्रेमी का संबंध कैसा है, और शमशेर तक आते आते प्रेम और प्रेमी का संदर्भ कैसा है, यह भी जानने की जरूरत है।
तो शमशेर बहादुर सिंह जब यह बात लिखते हैं और उस व्यक्तित्व को रेखांकित करते हैं, तो रघुवीर सहाय ही इस बात को रेखांकित करते हैं कि आपको पूरी कविता पढ़नी है और एक सांस में समानी पड़ेगी। एक विशाल 3 आयामी दृश्यालेख में उसकी सभी छवियों को देखना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा। आईनो रोशनाई में घुल जाओ के साथ आसमान तक चकाचौंध में दोहराती गूंजे और अंत में तालाब में पत्थर की गुड़ुप सुननी पड़ेगी, तब जाकर के आप इस कविता के उन दृश्यालेखों को समझ सकेंगे जहां पिकनिक में दांत में चिपकी तिनके वाली लड़की भी मौजूद है, कवि का देखना भी मौजूद है, और जहां कोई वासना नहीं, जहां अपने व्यक्तित्व को दूसरे के व्यक्तित्व पर आरोपित करने की कोई लालसा नहीं। प्रेम की जो स्वतंत्रता है, जो प्रेम में दो व्यक्तियों की इयता है, उसको एक समानांतर रख करके जब इस कविता को हम देखते हैं तो सच्चे अर्थों में यह हिंदी की एक विशिष्ट कविता बनती है। शेष अगले श्रृंखला में हम फिर टूटी हुई बिखरी हुई के और पाठ विस्तार के हिसाब से इस कविता को देखने की कोशिश करेंगे। अभी प्रेम कविता यह क्यों है और इसमें प्रेम और प्रेमी का संदर्भ कैसा है और कैसे यह अपने पूर्ववर्ती कविताओं से अलग है, इसमें शमशेर क्या एक नयापन लेकर के आते हैं और क्यों यह प्रेम में प्रासंगिक कविता है, प्रेम की प्रासंगिक कविता है, हमने जाना। आगे की बातचीत अगले श्रृंखला में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हम फिर अगले श्रृंखला में इस कविता पर और बातचीत लेकर के आएंगे। आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।